देहरादून से बड़ी खबर है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को निगम का दर्जा दिया जा सकता है। निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर प्रस्ताव आ सकता है। अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर लगातार कैबिनेट की बैठक जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं वो आ सकते हैं। यहां पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को निगम का दर्जा मिल सकता है। निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि यहां पर देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है, जिनमें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को निगम का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण जो निकाय चुनाव होने उसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है और इसके अलावा अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इक्कीस तारीख से भराड़ीसैंण में मॉनसून सत्र आहूत होने वाला है और उससे पहले एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए जा सकते हैं और इसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने पर भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को निगम का दर्जा दिए जाने को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। और अब बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की। नगर निगम सदन की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां नगर निगम सदन की बैठक शुरू हुई है। कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में बदलाव किया जाएगा। कार्यकारिणी की चुनी गई पहली समिति के साल पूरे और समिति के 6 सदस्यों को लॉटरी के जरिए बाहर किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम सदन की बैठक शुरू हो चुकी है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में बदलाव होगा और कार्यकारिणी की चुनी हुई पहली समिति के साल पूरे हो चुके हैं और समिति के 6 सदस्यों को लॉटरी के जरिए बाहर किया गया है। और एक और बड़ी खबर है कानपुर से, जहां सांसद रमेश अवस्थी को पदेन सदस्य बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां सांसद रमेश अवस्थी बने गए हैं पदेन सदस्य। महापौर ने सांसद को पदेन सदस्य की शपथ दिलाई है। नगर निगम सदन में जनता के मुद्दे उठाएंगे सांसद। नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर सांसद रमेश अवस्थी को पदेन सदस्य बनाया गया है। महापौर ने सांसद को पदेन सदस्य की शपथ भी दिलाई है और अब नगर निगम सदन में जनता के मुद्दे उठाएंगे सांसद। नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी SSSC के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 1036 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अब पारदर्शी है। पहले की सरकार में चाचा भतीजे की होड़ लगी हुई थी, लेकिन अब बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिल रही है। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार में प्रदेश में दंगे होते थे, लोगों को नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी, लेकिन अब बदलाव हुआ है। 7 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को। जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का यह संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है। और उस समय 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। 1 लाख रुपया है, 9 से मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं। और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला, इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया। और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे। जनता का समर्थन था, सहयोग था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था। और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके लेके गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिला। वहीं लखनऊ स्थित कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है।
साथ ही सीएम योगी ने लोगों से ज्यादा संख्या में घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी की। 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना, उन चेहरों की खुशहाली के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ करके पंचप्रण का संकल्प लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था। और मुझे प्रसन्नता है 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है, ये नए भारत का दर्शन करता है। क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अंगीकार करते हुए आज हम सब लखनऊ महानगर की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कल से, आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आपको आजादी के 48वें स्वाधीनता दिवस के अवसर के लिए 78वें
78वें स्वाधीनता दिवस के अग्रिम शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेठी की तिलोई तहसील में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया और आगे की सरकारी कार्य से मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया। हमारा नाम श्यामू तिवारी एडवोकेट है। मैं यहाँ महामंत्री हूँ। जो बांग्लादेश में जो जघन्य घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के हमारे अधिवक्ता जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे दलजीत भैया ने बताया जो सीनियर काउंसिल है भ्रष्टाचार के संबंध में वो सही है, उस पर हम लोग बैठक करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आगे जो होना होगा हम वही करेंगे। मेरी मांग ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे बंद होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो प्राइवेट कर्मचारी यहाँ तहसील में काम कर रहे हैं, बाकायदे घूसखोरी करवा रहे हैं, सब ये बंद होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारे यहाँ जितने भी रेस्टोरेशन है सब पड़े हुए हैं, एक भी रेस्टोरेशन नहीं हो रहा है। कोई भी कर्मचारी हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है। तहसील में बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसकी आवाज़ हम लोग कई बार उठा चुके, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक आप लोग किस तरीके से काम? अब अभी तो हम लोग जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद तय होगा कि अब क्या करना है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या के मामले में को लेकर देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन कर घटना का विरोध जताया। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित रखी। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मामले में कार्रवाई कर इंसाफ की मांग की है। अब रुक करेंगे आजमगढ़ से खबर का, जहां मेहनगर तहसील के मुजफ्फरपुर गांव में हाईवे में आई वक्फ संपत्ति का न सिर्फ करोड़ों रुपए का भुगतान गलत तरीके से करा लिया गया है, बल्कि जमीन पर अवैध कब्जा कर पेट्रोल पंप भी संचालित किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुआवजा देने से पहले प्रशासनिक जांच की जाती है, लेकिन बावजूद इसके वक्फ की जमीन का मुआवजा अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जेधारियों की को दे दिया गया। हालांकि शिकायत होने पर मामला उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा, जहां से कोर्ट ने मुआवजे की रकम की रिकवरी का आदेश दे दिया है। और मेरे वालिद साहब 30 साल के थे। मेरे दादा 4 भाई थे। 4 भाई में कोई औलाद नहीं था। मेरे वालिद साहब औलाद थे। दादा बोले कि एक ही औलाद पैदा हुआ है, सारी जमीन अगर वक्त में डाल देते, अगर मेरा बेटा जवान हो जाएगा, शादी करेगा तो बच्चे पैदा होंगे, तो बच्चे जोते बोएंगे, नहीं कोई पैदा होगा, मेरे वालिद साहब इंतकाल हो जाएंगे तो ये जमीन जो बोर्ड में चली जाएगी। और फैजान अहमद, हारिस अली कदर ने सब फर्जी करा के 4 लाइन का पैसा 4 करोड़ निकाल लिए हैं और जाते जोतने बोने तो धमकी देते हैं। फैजान कहते हैं कि इधर आओगे तो यशो को बुलाएंगे, दरोगा को बुलाएंगे, कुछ अधिकारी इनके पक्ष में है। हम एकदम लाचार है और लोग हमको मारे भी है, 4 सीट लगी भी है, दरोगा लगाए भी है, हर तरह से हमको परेशानी और जलील कर रहे हैं। इसमें वो जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति इन लोगों की है वक्फ की, उस पर अधिग्रहण हुआ। अधिग्रहण के बाद जो 3 करोड़ 7 लाख रुपए मिला, उसका ब्याज सहित इनके सौतेले भाइयों ने व्यापारण कर लिया, गबन कर लिया उसका। उसी की वजह से ये लड़ाई चली और लड़ाई की वजह से पूरा जो प्रॉपर्टी है लगभग 20-25 बीघे की, वो सब भर्ती पड़ी हुई है, उस पर कोई कृषि कार्य भी नहीं हो रहा है। और जो पैसे का दुरुपयोग हो गया उसकी वसूली के बाद, आदेश के बाद भी वसूली नहीं हो पा रही है। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में डीसीएम के अचानक ब्रेक लगाने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डीसीएम में पीछे से टकरा गई, जिससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है।
अब बात करेंगे बाराबंकी से खबर की, जहां सरयू नदी में बाढ़ और कटान की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बबूरी गांव में को नदी ने अपने आगोश में लेकर गांव का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। बबूरी के बाद अब केदरीपुर गांव को अपनी आगोश में लेने के लिए कटान करते हुए आबादी की ओर नदी बढ़ रही है। कटान से बचने के लिए पीड़ित आशियाने को छोड़कर और ईंट, सरिया, दरवाजे और खिड़की सुरक्षित कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकार की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है। बबूरी सरसंडा, ये बबूरी सरसंडा है। गांव मकान बाबूजी का है 45। हाँ, तो सब गिर गए? सब गिर गए जी। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार तो हम 4 लोग हैं। अच्छा, हाँ जी। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली आपको? ये पहले बाबूजी कॉलोनी मिली रहे हमको। अच्छा, कॉलोनी। हाँ, नहीं, अभी जब नदी पास में आ गई है, काट रही है, ऐसे बाबूजी अब जस मन होता कौन उपाय है? सरकार को मदद करना चाहिए। बड़े मेहनत से अपने मकान बनाया हुआ है जी। बच्ची के शादी हो गया है। अच्छा, के नाम में रहा। आपके पति के नाम? हाँ, हमारे घर वाले। तो ये जो मकान में आपके कौन कौन लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? कितने लोग मन दो पुराने रहते रहे, 2 आदमी बेटे दमत को वहाँ आ जाते रहे बस। सरकार की तरफ से मकान मिला? हाँ, सरकारी तरफ से घर है, जगह है, जमीन। तो मकान आज अपने हाथ से तोड़ नहीं आप? हाँ, अपने हाथ से तोड़ लो। ये 5 साल पुराना है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इस मकान में? इस मकान में तो 9 जने रहे। 2 भाई अलग 3 लोग का परिवार है। 3 लोग। सरकार की तरफ से जो मिल रहा सामान मिल रहा है तक पहुँचा कि? हाँ, पहुँचा। क्या क्या पहुँच गया? हमारा मकान टूट गया है, नदी में बह गया। कितने सालों से आप वहाँ पे थे? हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है और हम तो अभी जल्दी में आए हैं, और हमारे हस्बैंड वो बहुत दिन से थे, बचपन से रहते हैं। थे आपके पास? हम मियाँ बीबी हैं और मम्मी पापा, सास ससुर खत्म हो गए, सास हैं, देवर हैं और देवरानी है। हाँ। तो ये बताइए, कोई सरकार की तरफ से मदद मिली है वो? हमको तो अभी कुछ मदद नहीं मिली। हाँ, और सारे लोग जितने लोग हैं दूसरे लोग को दे दिए हैं जगह, अभी हम लोग को अभी जगह थोड़ी मिला है। अब जैसे हम पार भगवान सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लोग हम, 5 लोग हैं। 5 लोग हैं आप लोग। तो खाना पीने का कोई इंतजाम अभी तक? एक कांटा पर रही थी। नहीं, इससे पहले कौन से गांव में रहती थी? बबूरी सरसंडा। अच्छा, तो मकान आपका? मकान गिर गई, पानी में बह गया पूरा? हाँ। जगह नहीं पता है कहाँ चली गई। अच्छा, कितने सालों से रहती थी आप? अरे कितने साल से, अब जब से बिहार रहत रहे तब से रही तरह नौका। तो अब सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? अब सरकार तरफ से मदद सरकार दिया है तो मिली। अभी नहीं मिली है? अभी नहीं मिली। कितने दिन से यहाँ पे हैं? हो गए 7-8 रोज से।